बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ स्टेट मिनिस्टर हैं ज़रताज गुल साहिबा। इनसे पूछते हैं कि इनकी जो वजारत है उसकी 2 साल कारकर्दगी क्या है, ज़रा वो बयान कर दें अपनी। थैंक यू तरीन साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बल्कि आप पूरा ये प्रोग्राम में साथ कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी और ऑनर है। स्पेशली आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे पहले पूछा। देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और वज़ीर आज़म हाउस ने जो एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर शिकायत आती हैं और फिर उसको एड्रेस करने में 2 साल की कारकर्दगी में सबसे ज़्यादा 57% जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन है वो मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर है। सेकंड, जो SDG 13 गोल है क्लाइमेट एक्शन, वो तो 2030 में असेसमेंट तमाम SDGs गोल की पूरी दुनिया की होनी है। लेकिन अभी जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहते हैं दुनिया में और जूरर है, वो ये कहते हैं कि इस क्लाइमेट एक्शन SDG 13 गोल पे जो हमारी मुल्क है पाकिस्तान, वो सबसे ज़्यादा टारगेट के ऊपर है 10 साल पहले ही। और जो हमारी अचीवमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें 10 बिलियन ट्री सुनामी हो गया, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान हो गया, प्लास्टिक बैग्स का बैन हो गया, ई-व्हीकल पॉलिसी हो गई और 15 नेशनल पार्क हो गए, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जिस तरह के हम स्टेप्स ले रहे हैं। और इवन कि हम लोगों ने एक और भी प्रोग्राम शुरू किया, वो फूड सिक्योरिटी के थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है FAO के साथ मिलके। तो उसमें एक तो 57% मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर पब्लिक सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट रैंकिंग 2 साल में। फिर SDG 13 गोल को 10 साल पहले ही उसके ऊपर बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं समझती हूँ। उससे हमारे मुल्क के वक़ार में भी इजाफ़ा हुआ है। देखें तरीन साहब, सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ मैं और आप जिस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा इशू ये तो हो सकता है कि किसी को फौरी इंसाफ चाहिए, पुलिस थाने का इशू हो, या फिर ये कि अचानक से कोई बीमारी फूट पड़े या हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हो। तो वहाँ पे पब्लिक का इतनी अवेयरनेस होना कि वो अपने जो क्लाइमेट से रिलेटेड जैसे दरख्त कहीं पर कट रहे हैं, या फिर PHA प्लांटेशन नहीं कर रहा, या फिर सीवरेज की इशू है, या फिर साफ़ पानी नहीं आ रहा पीने का, वहाँ पे उनका हमें अपने मसले को एड्रेस करना, जो क्लाइमेट एजेंडा को टॉप प्रायोरिटी पे हमारी उसका रखना, गवर्नमेंट का रखना, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत डेवलप कंट्रीज़ भी उतना अपना रोल नहीं अदा कर रही जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने इन 2 सालों में कारकर्दगी किया। और सारी बातें उस विज़न के पीछे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विज़न है। जब वो यूनाइटेड नेशंस में गए थे, जहाँ पे वो इस्लाम के भी सफ़ीर बने, कश्मीर के भी सफ़ीर बने, वहाँ उन्होंने जो पहले लफ्ज़ यूनाइटेड नेशंस में बोले थे, वो उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हुए बोले थे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी चाहिए। और जो ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त एक ऐसा थ्रेट है जिसको शायद दुनिया उस तरीके से असेस नहीं कर रही है, वहाँ पे पाकिस्तान का रोल भी बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ अहमियत का है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का ख़तरा और आप देखते भी हैं हर रोज़ कोई ना कोई हमारे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें लॉस होता रहता है, चाहे वो GDP का लॉस हो, चाहे वो हमारे खड़ी फसलों का लॉस हो, या फ्लड्स आ जाएँ, ज़मीन का कटाव आ जाए। तो मैं समझती हूँ कि 2 साल की कारकर्दगी में टॉप पे 57% मैं समझती हूँ इट्सेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे मिनिस्ट्री की। तबाहकुन बारिशें जो हैं ये उसी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। बिल्कुल हैं। देखें 2010 में भी और 2012 में भी यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त कहा था कि सुपर फ्लड्स पाकिस्तान के अंदर थी। तब भी आपको पता था कि साउथ पंजाब में और ये 4 सदन और शहरा में, इन इलाकों में बहुत बड़ी तबाही आई थी और 3-3 महीने तक लोग घरों को नहीं जा सके थे। वो हाईवेज़ के ऊपर और स्कूलों के अंदर लोग महसूर थे। और तब मैंने उन सैलाब के साथ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये जो थ्रेट है पाकिस्तान, देखें किसी मुल्क के अंदर हीट वेव्स का इशू हो सकता है, किसी मुल्क के अंदर ड्राउट का इशू हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा हैं। उसमें आप हीट वेव्स जो कराची में आई थी, 3000 से ज़्यादा लोग फौत हो गए थे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो फ्लड्स जो हैं, ये जो अभी भी हालिया भी फ्लड्स हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ये भी कहते हैं कि बहुत पुराना यानी 10 साल 9 साल रिकॉर्ड ही तकरीबन टूट गया है। और ये जो स्पेल्स हो रहे हैं, अचानक से स्पेल आते हैं, खड़ी फसलों के ऊपर बारिश हो जाती है। पहले जो हमारे किसान थे उनको तो जहन में ये था कि एक फसल खरीफ है और एक फसल रबी है, लेकिन अब अचानक से जो बिल्कुल रेन पैटर्न्स ही हमारे चेंज हो गए हैं। अच्छा, एक तरफ इतनी बारिश है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुसलसल थर में और हमारे बलूचिस्तान में जो है वो ड्राउट की सिचुएशन है, कैद साली या खुश्क साली है। तो बिल्कुल ही हमारे पैटर्न्स चेंज हो गए हैं और ये हालिया बारिशें भी उसी का नतीजा हैं।
और पाकिस्तान को अब एक पूरा एक्शन हम ले तो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन अब सूबों को भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के पास ऑलमोस्ट तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो सूबों के पास चली गई हैं। आप जनूबी पंजाब के ऐसे इलाके से मुंतखब हुई हैं जो कबायली इलाका समझा जाता है, कबायली मुआशरा समझा जाता है। वहाँ पर ख़वातीन को तो बाज़ार में आना मुश्किल होता है, ख़वातीन बाज़ार में कम आती हैं। वहाँ से आपका इलेक्ट होना और दो बड़े सरदारों को शिकस्त देना, इस बारे में ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, जो हमारा सराय की बेल्ट है ये बलूचिस्तान से भी, चूँकि मेरी यूसेज है, मेरे एट अ टाइम मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये असल में गाज़ी घाट से शुरू होती है और बवाटा बलूचिस्तान पे जाके ख़त्म हो जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर पहाड़ी एरिया भी है, गाँव का एरिया भी है। तो वहाँ पे जो हमारे एक बलोची और सराय की कल्चर है, जो लोगों की एक वज़ादारी है, इसमें उसका मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा रोल है। एक तो ये था कि लोग सरदारों से बहुत ज़्यादा तंग थे, क्योंकि सरदार अपने आप को वो माई बाप और माई सरदार और फ्यूडल लॉर्ड्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, और वो प्रैक्टिकली आपको डेरा गाजी खान में नज़र आता है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं और आम कॉमनर लोगों को वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही मतलब लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल करूँ, भाई उनका ख्याल है कि हमारे बराबर नहीं है। और फिर जब एक दफ़ा इलेक्शन जीत जाते थे उसके बाद ये 5 साल हल्कों में नज़र नहीं आते थे। मेरा एक ये कि कंसिस्टेंसी मेरे स्ट्रगल के अंदर 2013 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, रनर अप हुई, फिर 5 साल में अपने हल्के में अंदर काम करती रही। एक तो ये, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से एक वो अवेयरनेस लोगों को दी, लोगों को जिस तरीके से शऊर आया कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा कर्ज़ा 31,000 अरब 31 ट्रिलियन जो है इस मुल्क को कर्ज़ों में जो वो पिछले हुक्मरान डबो के चले गए, और जो उनके मंसूबे थे वो बिल्कुल फेलियर का शिकार थे, सर्विस डिलीवरी बिल्कुल ख़त्म थी। एक तो ये रोल ने बड़ा किरदार अदा किया, लोगों को अवेयरनेस हुई। सेकंड, मैं समझती हूँ कि शायद ये वजह थी कि वो जो हमारे बलोची सराय की सादगी लोगों में एक वज़ादारी है कि अपनी बेटी को धी रानी जिस तरह कहते हैं, ख़ातून की इज़्ज़त करना उनके कल्चर में शामिल है। तो वो जब मैं जाते थे वो मुझसे कहते थे कि आप तो हमारी धी रानी, बेटियों को तो कत्ल माफ़ होते हैं, तो आप तो फिर वोट मांगने के लिए आई हैं। मेरे ख्याल में एक वज़ादारी ने बड़ा वो रोल प्ले किया। तो सलूट तो डेरा गाजी खान के लोगों को करना चाहिए, जब उनको एक अल्टरनेटिव लीडरशिप मिली, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। कंपैरिजन में अगर आप लाहौर देखें तो 3 दफ़ा हमारी बड़ी तगड़ी ख़वातीन ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्होंने ख़वातीन को जीतने नहीं दिया डायरेक्ट इलेक्शन के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि उसके अच्छा, वहाँ पे लाहौर में तो 33% से ज़्यादा पंजाब का सारा बजट ही वहाँ पे डेवलपमेंट का खर्च होता है, और पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो एक लिटरेसी जो लेवल है 82.5% अल्लाह ऐलान कहता है, वो भी लाहौर के अंदर है। तो असली तौर पर तो वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन को जीत पाकिस्तान की सियासत में ये जागीरदारों और सरदारों का जो रोल है, इसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हुकूमत को पॉलिसी बना रही है। देखिए तरीन साहब, हम और आप किसी को सियासत में आने से तो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सियासत पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें डायरेक्ट लोग MPs और MNAs जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स अभी हम लेकर आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स में इस तरह की चीज़ें भी हमें लेकर आनी है और हम लेकर आ रहे हैं। अब हम इसको पार्लियामेंट में आके, और इलेक्शन कमीशन या आप पूरे इसमें आप हमारा रिफॉर्म्स देखेंगी। एक तो लोगों को भी हमने ये अवेयरनेस देनी है कि डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को या बिरयानी के प्लेटों के ऊपर या एक रात जो उनको लालच दे दिया जाता है उसके ऊपर लोग वोट ना करें, या ख़ानदानी सियासत के ऊपर ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम न बने। एक तो ये हमने रोकना है। सेकंड ये कि जो हमारा इलेक्टोरल वो है कॉलेज है, हमारे यहाँ इलाकों में बहुत पैसे चाहिए होते हैं आपको इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आम बंदे तो सियासत में आने का सोच ही नहीं सकते। करोड़ों की ये गेम चले गई है। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से यंग लीडरशिप आती है। अगर आप मुराद सईद को देख लें, हमाद अज़हर को देख लें, अली मोहम्मद ख़ान को देख लें, शहरयार अफरीदी को देख लें, फ़ारूक हबीब को देख लें, या मुझे देख लें, ये पहली लॉट आई है जिसने स्टेटस को ब्रेक किया है, जो नज़रिए के ऊपर और अपनी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन या फिर अपनी जो एक स्ट्रगल है स्टूडेंट लाइफ की यूथ से, उससे नज़रिए को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ज़राई इस्लाह का प्रोग्राम दिया था कि ये जो जागीरदार हैं, इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हैं, इनसे जागीरें वापस ली जाएं। मौजूदा हुकूमत जो है गरीबों की बात करती है, कोई ऐसी प्लान है हुकूमत के पास कि ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं इनसे जागीरें जो हैं ये वापस ली जाएँ, या कोई लिमिटेड इनको जागीरें दी जाएँ?
देखिए ये तो फिर बिल्कुल एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो यही हो सकता है कि अवाम अपने नुमाइंदे चुनते हुए सही अपने जैसे बराबर के लोगों को वोट देकर भेजे, जैसे हम हैं। अभी देखें 2 साल हो गए हैं, मैं अपने हल्के में हर 3 दिन वीकेंड पे मैं डीजी खान में होती हूँ। ये नहीं है कि आखिरी साल नज़र आऊँ, तो वो लोगों के साथ जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कायम है। एटलीस्ट मेरे लोग ये ताना नहीं मार सकते कि इसको जितवाने के बाद पार्लियामेंट में या कैबिनेट में भेजने के बाद ये नज़र नहीं आती। मैं सारा टाइम डीजी खान में मौजूद रहती हूँ। एक तो ये हमने बड़ा सोचना है, और हमारा एहतसाब भी बड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक पोर्टफोलियो या पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं तो जारी बात है फिर हमारे ऊपर एक सख्त कानून होना चाहिए, और वो है भी। हम आवाम को जवाबदेह हैं। जहाँ तक आपने ये बात की है कि हम अगर इस फ़लसफ़े के ऊपर जाएं कि हम लोगों से जायदादें छीनें, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इस तनाज़ुर में देखें, किसी को कारोबार करने में, जायदाद बनाने में या स्ट्रगल करने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ़ हमें इस बात की होनी चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, ब्लैक पैसा ना हो, या वो हमारे पैसे लूट के बाहर मेफेयर के फ्लैट्स ना बनाएं। अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि वो टैक्स पेयर्स हों। आप दौलत कमाएं जायज़ तरीके से, आप टैक्स पेयर हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल शहबाज शरीफ की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, नैब कहती है कि 85% इस ख़ानदान के जो एसेट्स हैं वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, मनी ट्रेल ही नहीं है। मनी ट्रेल का पूछो तो कतरी ख़त आ जाता है, अरब के शहज़ादे आ जाते हैं, लेकिन कोई मनी ट्रेल आपको ये देने में नाकाम हो जाते हैं। शहबाज शरीफ से जब नैब ने पूछा कि आपकी जो टोटल आपने जो एसेट्स डिक्लेरेशन की है वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के लगभग है, लेकिन जो आपके ट्रांजैक्शन है वो 7-7 अरब की है। तो जब उनसे पूछा गया कि ये पैसा आपके पास कहाँ से है, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास 10 भैंसें हैं, मैं उसका दूध बेच के गुजारा करता हूँ। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप मनी ट्रेल ना दे सकें। उसके मुकाबले में अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखें, वो बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी 27 साल पुरानी उन्होंने रसीदें दिखाई। तो ये एक फ़र्क होना चाहिए कि आप पैसे ज़रूर कमाएं, जायज़ तरीके से कमाएं, कारोबार करें आप पाकिस्तान में, लेकिन फिर आप टैक्स पेयर्स भी हों। आपको अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने अभी कितनी बड़ी ड्राइव चलाई कि FBR में लोग अपने आप को टैक्स पेयर बने, अपने आप को रजिस्टर करें, और इसमें हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। अपोजिशन ये कहती है कि जनरल बाजवा जो हैं, जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं कि वो भी मनी ट्रेल पेश करें, वो मनी ट्रेल क्यों नहीं पेश करते? अच्छा तरीन साहब, देखिए हमें एक बात को समझना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग जो इलेक्ट होके आते हैं पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तब भी हम अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो 62-63 का कानून बड़ा सख्त है। आप फ़ौरन जो है वो नॉकआउट हो जाते हैं अगर आपने कोई झूठ बोला होता है और आपने कोई चीज़, और कोई हमारा मुखालिफ या कोई भी पब्लिक में से बंदा उठ के मैं चैलेंज भी कर लेता है, और वो फिर इलेक्शन कमीशन का या अगर हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो स्पीकर साहब हमारे ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज सकते हैं। जो अनइलेक्टेड लोग हैं, एक तो ये कि आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का एक सवाबदीद होती है कि वो अनइलेक्टेड लोगों को रख सकते हैं पार्लियामेंट का, इसका कैबिनेट का हिस्सा। अच्छा, उसके ऊपर कोई कदगन या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जितने भी अनइलेक्टेड लोगों को बिना किस्सा बनाया, उनको कहा गया कि आप जो हैं अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि अपने एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए। वहाँ से जनरल साहब के ऊपर एक स्टोरी इंडिया से छापी गई, और उस कोई इंडियन जो भी मेजर था उसको एक लॉबी ने उठा के पाकिस्तान में जो है वो प्रोपेगेट करना शुरू किया। इसके बावजूद भी जनरल आसिम बाजवा साहब ने अपने पूरी एसेट्स की जो मनी ट्रेल थी और जो उनके 4-5 सफ़ों का आई थिंक उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन बताई है। एक तो उन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए, दूसरा उन्होंने इस बात को भी जवाबदेह समझा। अब एक सवाल है मेरा, जब पनामा केस हमने नहीं बनाया था, पनामा की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आप की तरह के इंडिपेंडेंट जितने भी जर्नलिस्ट दुनिया में, उन्होंने एक कंपाइल किया पूरा डेटा दुनिया में कि किस तरह लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ कंपनीज होती हैं झूठी, कौन मनी लॉन्ड्रिंग करता है मुल्कों के, और किन लोगों के जो है वो बैंक अकाउंट से दूसरे मुल्कों में। उसमें नवाज़ शरीफ का भी नाम आया, उसमें और भी लोगों के थे, उसमें नवाज़ शरीफ का भी नाम आया। हमने भी, क्योंकि हम भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स भी किए हैं, इस मुल्क को लूट के भी खाया, मनी ट्रेल भी नहीं देते, तो हम उनको कोर्ट में लेकर गए।
सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया पनामा केस के ऊपर, और वो सादिक और अमीन नहीं रहे। जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप उसको कोर्ट में लेकर जाते हैं और आप ये साबित करते हैं, साबित फिर उसने करना होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है। इसका मतलब है कि आप सिरे से आप सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आपके पास सबूत हैं। दूसरी तरफ आप फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर अकाउंट के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऊपर आप दुनिया में एक शोशा तो छोड़ देते हैं कि फ़लाँ शख्स के एसेट बियॉन्ड मीन्स है, लेकिन आप सबूत के तौर पर या कोई जो इल्ज़ाम लगाता है आप कोर्ट में किसी को नहीं लेकर जाते। इसका मतलब है कि आप सिर्फ, आपका कोई और एजेंडा है, आप सियासत कर रहे हैं, आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक स्लॉट चाहिए मीडिया के अंदर, आप सीरियस नहीं है। अगर कोई सीरियस है किसी को एलिगेशन लगाने में तो वो जाए कोर्ट के अंदर, पूछे उनसे, और ये आवाम का हक है कि वो अपने पब्लिक के नुमाइंदे से पूछ सकते हैं कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं और इसका मनी ट्रेल बताए, और फिर आवाम जज भी करे कि एक तरफ जो है मनी ट्रेल देने वाले जो हैं हम जैसे लोग हैं जिन्होंने काबीना के तमाम और MPs MNAs ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए, फिर अनइलेक्टेड लोगों के ऊपर जिसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ना करे, फिर भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने ऊपर डिक्लेयर किए हैं। दूसरी तरफ अगर आप फिर जरदारी को देखें, नवाज शरीफ को देखें, अगर आप शहबाज शरीफ को देखें तो कहीं पर भैंसें आ जाती हैं 10, कहीं पर जी वो कहते हैं कि कोर्ट में मैं बीमार हूँ, कभी वो कहते हैं कि ये हैं वो ज़राए, और ज़राए फिर पता चलता है कि ज़राए वो कहते हैं हमारी तो पाकिस्तान में क्या, हमारे तो कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर प्रॉपर्टी भी निकल आती है, फिर शर्मिंदा भी होते हैं, और फिर उसके बाद बैठ के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से असल हक़ाइक़ नहीं छुप जाते हैं। इन द एंड उन्होंने कोर्ट के अंदर अपने इल्ज़ामात का जवाब देना होता है। ये फिर इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है जनरल बाजवा साहब ने? देखिए, ये तो एक मॉरल अथॉरिटी उन्होंने डिक्लेयर कर दी ना, जैसे अलीम खान साहब के ऊपर एक नैब का केस बना, इसी तरह बाबर अवान साहब के ऊपर बना, सब्तान खान के ऊपर बना, जुल्फ़ी बुखारी के साहब के ऊपर एक केस बना। हमारे मिनिस्टर जो हैं, चाहे वो सूबाई थे चाहे वो फेडरल के थे, हमें से किसी शख्स के ऊपर जब भी कोई केस आया, हमें से किसी शख्स ने जाके नैब के ऊपर पथराव नहीं किया, हमने कोई टेरर नहीं फैलाया, हम लोगों ने आला अदालतों को कभी गालियाँ नहीं दी। हम लोग अकेले गाड़ी में जाते हैं और जिस हमारे फेडरल या प्रोविंशियल मिनिस्टर के ऊपर भी इल्ज़ाम होता है वो जाके अपना केस भुगता के आते हैं और अपना जो है वापस फिर पोर्टफोलियो लेते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमारी तो विद इन द रैंक्स बड़ी सख्त है। तो जनरल बाजवा साहब के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा, और फिर मैं वही बात कर रही हूँ, इल्ज़ाम तो एक पीछे से इंडियन लॉबी से आया, यहाँ पे उसको प्रोपिगेट किया गया, इसके बावजूद जबकि उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेरेशन कर दी थी, उसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेटिस्फैक्ट्री है उनके जवाब के ऊपर कि उन्होंने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट जनरल साहब ने अपनी अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी ज़रूर कायम कर दी है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं दस्तबरदार होता हूँ, आप मेरा एहतसाब कर लें। लेकिन फिर वही बात तरीन साहब जो मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से नहीं होता, आपके पास सबूत होने चाहिए और आप कोर्ट में लेकर जाएं जिस तरीके से हम कोर्ट में हम लेकर गए। इसके अलावा तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक आई वॉश कर रहे हैं या आप किसी के हाथों में खेल रहे हैं। मुल्क के अच्छे और इदारे अब बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप बेसिकली उस तरक्की को रोकना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के इल्ज़ामबाजी करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर जरदार गुल साहिबा से मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। जरताज गुल साहिबा, ये बताएं कि जब भी बारिशें होती हैं पाकिस्तान में, आजकल भी बारिशें हो रही हैं, तो कालाबाग डैम बनाने की बात होती है। आपकी हुकूमत कालाबाग डैम के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या पॉलिसी है? देखिए तरीन साहब, पहले इस मुल्क में 40 साल से जनरल अयूब के बाद कोई डैम नहीं बने, ये मंगला और तरबेला ही बने थे, इसके अलावा तो कभी कोई डैम नहीं बने। और अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया हमारे ही पानी के ऊपर बंद बना रहा था, यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पे उनको आम की पेटियाँ और साड़ियाँ भेजी जा रही थी, और जो मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी नहीं की। और ये जो बारिशें भी होती हैं, इसके पानी को भी वाटर रिजर्वाइज में या फ़ायदे में नहीं वो किया गया, बदला गया, उल्टा नाकिस मनसूबाबंदी से आप अभी कराची की अर्बन फ्लडिंग देखिए। अर्बन फ्लडिंग तो टोटल फेलियर प्रोमिसेस का है और सूबों का है कि न वाटर बोर्ड उनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनके पास है, बल्दियात उनके पास है, सूबे के पैसे उनके पास है। 14 ट्रिलियन पैसे जो है वो सूबा सिंध को दिए गए हैं आज तक इन तकरीबन 8-10 सालों में।
वहाँ पे कराची का अर्बन फ्लडिंग में 37 लोगों का शहीद हो जाना इट्सेल्फ 12 साल की सिंध की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। और मैं समझती हूँ कि अर्बन फ्लडिंग में इतने लोगों का शहीद हो जाना, नालों का उबलना और कूड़ा करकट का वहीं पर पड़े रहना, ये तो बिल्कुल ही मैं समझती हूँ कि टोटल फेलियर है प्रॉमिस का कि वो अपना काम नहीं कर रहे और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इंटरवीन करके उनको पैकेज देना पड़ रहा है। यानी एनडीए में जाके आपके वहाँ पे नाले साफ़ करी जो कि टोटल प्रोविंशियल काम है, लेकिन बहरहाल नहीं किया। और सवाल आपके सामने कि वो बड़े मुज़क्क़र किस्म के बयान देते हैं कि जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा बारिश लाहौर के अंदर भी आई है। और लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो इस दफ़ा वीनस नहीं बना, अंडर पासेस में लोग नहीं मैं कालाबाग डैम के हवाले से पूछना चाह रहा था। अब हमने उस वाटर रिजर्वायर्स को रिचार्ज करना है। रिचार्ज पाकिस्तान मेरे मिनिस्टर का बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम है। हमने अपने वाटर टेबल को ठीक करना है। अब यके बाद 3 बड़े डैम जो है दिया मिर भाषा डैम, यह हमारे दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू किए। पानी की अहमियत को उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को अब ये वाटर स्ट्रेस कंट्री हमने नहीं बनाया। उसके ये 3 डैम बनने के बाद, जहाँ तक आप कालाबाग डैम की बात करें, जो इंजीनियर हैं, जो वापडा के लोग हैं, जिन्होंने जब तरबेला बनाया था, और वो तो कहते हैं वो इंजीनियरिंग का मिरेकल है जिसकी वजह से इस कदर पाकिस्तान में अभी तक वही सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि अब इतनी सिल्टिंग वहाँ पे हो गई है, उसका लेवल बहुत हाई हो गया है, अभी तक वो इतना पानी नहीं अब एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वही मंगला और तरबेला ही चला रहे हैं। अब ये 3 डैम उसके बाद आके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू किए हैं। उसके बाद जहाँ तक आप कालाबाग डैम की बात करें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसे डिस्प्यूटेड बना दी जाती हैं पॉलिटिकल स्टंट्स की वजह से, या शायद नई लोगों में इतनी समझ होती है कि वो स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाएं, उनको कन्विंस करें, उसका फ़ायदा उठाएं, और कुछ लोगों को या कुछ सूबों को जिस चीज़ के ऊपर फ़र्ज़ करे कोई इतराज़ होता है या उनके कोई ग्रीवेंसेस होते हैं या वो समझते हैं कि हमें इसका इतना बेनिफिट नहीं है, उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो आई होप कि हमारा तो इन 3 डैम के ऊपर भी मजाक उड़ाया गया जब हमने इस दफ़ा बजट में उसके लिए पैसे रखे। मजाक उड़ाते थे कि किधर गया चीफ जस्टिस का फंड, किधर गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये डैम बनाएंगे, लेकिन हमने 3 डैम शुरू कर दिए ना। तो आई होप कि कभी इसके ऊपर ज़रूर डिबेट इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। आपकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत तौसीब में तो इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया और सब लोगों के साथ जो है वो बातचीत की और इत्तफ़ाक़ राय से वो कानून साजी हुई। क्या कालाबाग डैम पर आपकी हुकूमत इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सकती? मैं समझती हूँ कि कंसेंसस बिल्डिंग हर चीज़ की तरफ होनी चाहिए। अभी हम कराची में भी तो कंसेंसस बिल्डिंग कर रहे हैं, हालांकि हमारा काम नहीं है, ये प्रोविंसेस का काम है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है 18 अमेंडमेंट जो पीपल्स पार्टी नहीं की। और जब भी हम बात करते हैं तो उनको कोई 18वीं तरमीम ही याद आ जाती है, अपने फेलियर्स वो नहीं देखते हैं। तो हर मुश्किल काम, अभी अगर आप पेंडेमिक में देखें तो इस कदर बातें की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो WHO भी कहती है, बिल गेट्स भी कहते हैं कि इस वक्त जो एक रोल मॉडल है वो इस वक्त पाकिस्तान का है, जिस तरीके से पेंडेमिक से पाकिस्तान लड़ा है और जितने केसेस अब कम हुए, स्मार्ट लॉकडाउन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था। दूसरी तरफ हमने गुर्बत से लोगों को नहीं मरने दिया, हमने एहसास के फलक प्रोग्राम में 12,000 जो है वो कैश लोगों को उनके घरों में पहुँचाया। तो हर मुश्किल काम शायद हमारी गवर्नमेंट नहीं करना है। तो आई होप के कंसेंसस हर चीज़, कभी ये डिबेट स्टार्ट हो तो इसके ऊपर हम ज़रूर काम करें। फ़िलहाल तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 3 बड़े डैम्स के ऊपर काम करना शुरू किया। 18वीं तरमीम के बारे में हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। क्या हुकूमत जो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहती है या उसमें कोई तब्दीलियाँ लाना चाहती है? एक तो ये कि हम बिल्कुल ही 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये तो चूँकि पीपल्स पार्टी से जब उनसे केसेस के बारे में पूछा जाता है तो वे एक आई वॉश करते हैं 18वीं तरमीम के बारे में। हालांकि 18वीं तरमीम का आपने हशर कराची के हालात से अभी देख लिया है कि नाले उबल रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग से लोग मर रहे हैं। कराची इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फेलियर का ही शिकार है और 12 साल की कारकर्दगी सारी की सारी कराची के बारिशों में डूब गई सिंध गवर्नमेंट की। और वो भी साइड वो जो लड़काना जिस तरीके से एड्स ज़्यादा हो गया, कुत्तों के काटने से जितने लोग मरे हैं, 12 अरब की गंदम चोरी कर गए प्रॉमिस जो है वो सिंध का सुबह, और 6 मिलियन टन गंदम जो है वो चूहे खा गई है। आटे की बोरियों में से खुदा की पनाह वो निकली हैं, मट्टी की बोरियां निकली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी इनके ऊपर कोई केस आता है तो वो कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम को ख़तरा है। 18वीं तरमीम को कोई ख़तरा नहीं है। तरमीम देखें, ये कोई सहीफ़ा नहीं है, आसमान से उतरी हुई कोई चीज़ नहीं है। ये पार्लियामेंट जो होती है ये हर रोज़ न्यू अमेंडमेंट करती है, बिल लेकर आती है
जब आर्मी चीफ का जिनका आपने अभी आपने जिक्र किया, जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदालत ने उसको डिफ़ाइन किया कि इसमें सुकम है, कानून खामोश है, आप इसकी एक्सटेंशन के टाइम जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का तयन करें, तो आखिर हम उसके ऊपर पहुँचे हैं ना, ताकि एक इदारे का और दो मुअज़्ज़ज़ इदारों का आपस में टकराव भी ना हो, और हम किसी उसके ऊपर भी हमने वो कानून साजी की, वो हमने पार्लियामेंट से अप्रूव करवाई है। अब इसी तरीके से 18वीं तरमीम है, देखिए टूरिज़म चला गया है प्रोमिसेस के बाद, एग्रीकल्चर चला गया है प्रोमिसेस के बाद, लोकल गवर्नमेंट्स ऑलरेडी वहीं पर है, हेल्थ चला गया है प्रोमिसेस के बाद। इसके बावजूद जब पेंडेमिक आई तो NCOC को किरदार अदा करना पड़ा फेडरल से बैठ के। जब लोकस्ट का हमला हुआ सिंध में और पंजाब में, तो हमें यहाँ पे फूड सिक्योरिटी NCOC में हमें लेकर जाना पड़ा। अभी कराची के हालात ख़राब हुए हैं, जो इतनी बारिशों से जो इस कदर हालात ख़राब है कराची के, पूरा कराची डूब चुका है, फिर फेडरल गवर्नमेंट को जो है अभी एक्शन लेना पड़ा है। इसका मतलब है कि प्रोविंसेस उस तरीके से परफॉर्म नहीं करें। 14 ट्रिलियन का जो है वो कराची का बजट गया है, 6.5 ट्रिलियन का हेल्थ का बजट है। आपने सिंध के उसके अभी थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, कराची में लोग डूबे हुए हैं, सिंध जो है वो जो वो है लाड़काना वो एड्स ज़्यादा हो गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इसके ऊपर हम बहस न करें? आपने इतनी नालायकी सिंध गवर्नमेंट की गिनाई है, उसके बावजूद क्या वजह है कि लोग बार बार पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट देते हैं? इस पर कभी सोचा है PTI ने? देखिए मैं आपको, ये ठीक क्वेश्चन है आपका, इसका दो ही सवाल हो सकते हैं। एक तो देखिए ना, अभी कराची में, चूँकि कराची एक बहुत बड़ा सिटी है, हब है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे अभी देखिए हमारे तकरीबन मेरे ख्याल में 14 हमारे MNA वहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं। इसका मतलब है कि चेंज चली है, वेव आई है। अब आप उसकी बात करें, हम ये अंदरूनी सिंध से ये जितने अभी MNA उनको ना भी मिले, MNA आके इधर अपोजिशन में भी बैठ जाएंगे, या फिर जिसकी गवर्नमेंट होगी वहाँ से MNA आ जाएंगे, लेकिन ये सिंध के अंदरूनी सिंध से वहाँ जाके वो कर लेते हैं अपने MPA जीत के, तो ये सिंध की गवर्नमेंट बना लेते हैं पीपल्स पार्टी। एक तो ये कि ये ज़ाहिर बात है भुट्टो के फ़लसफ़े को, और भुट्टो भी ज़िंदा है, उसके सदक़े में काफ़ी दफ़ा इन्होंने हुकूमत ली है। लेकिन भुट्टो तो अब जो कराची में है वो आपके सामने है, क्या हालात है, लाड़काना में क्या है। देखिए ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स हैं कि लाड़काना तो आपका सियासी किबला है, डाइन भी साथ घर छोड़ देती है ये, तो फिर यानी आपका अपना सियासी किबला है। तो वहाँ पे अगर इन्होंने ये हालात किए। दूसरे ये कि देखें ये जो पॉलिटिक्स है, एक तो MKM के टाइम पे, इवन इसमें कराची में और सिंध में, अभी जो पिछले दिनों उज़ैर बलोच का और ये जो सारा केस हुआ था, ये जो पूरी JIT बनी थी, उसके अंदर जो उज़ैर बलोच के अपने वो हैं रिमार्क्स है, उसके अंदर तो उसने ख़ुद कन्फेशन की है कि सिंध जो पीपल्स पार्टी है उनका अपना एक जो है वो एक विंग है जो लोगों को जो जिसके अंदर टेररिज्म इन्वॉल्व है, जिसके अंदर भत्ताखोरी इन्वॉल्व है। और उसने ये भी बताया है कि मैंने किसके कहने के ऊपर जो है वो कितने कत्ल किए हैं। अदी फरियाल तालपुर के साथ उनकी प्रॉपर तस्वीरें हैं, वो उनके प्रॉपर एक ग्रुप के बंदे समझे जाते थे। जवाब में वो बिल्कुल खामोश है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकें। इसी तरह अगर आप पंजाब में देखें तो आबिद बॉक्सर के अपने कि मैंने किसके कहने पे कत्ल किए हैं, उधर से उज़ैर बलोच कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इन सूबों में पुरानी जगहों पे पॉलिटिकल विंग्स में, पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह इनके टेररिस्ट विंग मौजूद थे जो लोगों को कत्ल करने में, भत्ता वो करने में और पॉलिटिकल रिजल्ट्स को, इलेक्शन को चेंज करने में इन लोगों का रोल है। लेकिन आई होप कि अभी मीडिया जहाँ पे इतना आ गया और अवेयरनेस इतनी आ गई है, तो मेरा ख्याल में कि अब सिंध तैयार होगा इंशाल्लाह तब्दीली के लिए, जैसे पंजाब हुआ है। आपने ये कहा कि भुट्टो के फ़लसफ़े और भुट्टो की वजह से लोग इनको वोट देते हैं। क्या इस भुट्टो के फ़लसफ़े को तोड़ने के लिए या इसमें कोई दरार डालने के लिए PTI को काम कर रही है सिंध में? दरार तो पड़ चुकी है ना, दरार कैसे नहीं पड़ी है। देखिए जो बीबी थी मोहतरमा, मैं तो खातून होने के नाते भी वैसे भी ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन अब ये भुट्टो की पार्टी नहीं है। ये पार्टी अब जरदारी की पार्टी हो चुकी है, जिसमें भत्ता माफिया, जिसमें टेररिज्म, जिसमें कत्लो गारत, जिसमें, और ये ख़ुद मैं आपको बता रही हूँ जो उज़ैर बलोच के अपने कन्फेशन है अब वहाँ पे। और दूसरा अगर कारकर्दगी देखें 12 साल में, तो वो आपको कराची से, लाड़काना से, हैदराबाद से नज़र आ जाएगी। एड्स सबसे ज़्यादा वहाँ पे फैल चुका है,
इनके अपने जो सईद गनी साहब है उनके वो वज़ीर तालीम थे, लेकिन उनके अपने हलके में स्कूलों के अंदर गधे बंधे हुए हैं। जब इनके शराइन के ऊपर जो CN सिम साहब का अपना हलका है वहाँ पे जब बम ब्लास्ट हुआ था तो आर्मी आई थी लोगों को सेव करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि अब भुट्टो का फ़लसफ़ा ज़रदारी साहब ने ख़ुद बाय प्लान करके अच्छी तरीके से ख़ुद मार दिया है। भुट्टोइज़म का जो फ़लसफ़ा है। दूसरी, अभी पूरे कराची में जो हालात जो ख़राब हैं, तो 12 साल से हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है। आप मुझे इस सैलाब में, इस अर्बन फ्लडिंग में, इस फेलियर में मुझे एक दिन भी बता दें कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो एक पर्ची के ज़रिए जो है वो वसीयतनामा एक लेकर आ गए थे कि मैं भुट्टोइज़म का जो है वो आगे लीड करूँगा, एक पर्ची के ज़रिए वो चेयरमैन बन गए थे पीपल्स पार्टी का। आप मुझे बताएं सिंध में या अभी जो अर्बन फ्लडिंग हुई है, जो कराची के इतने बुरे हालात हैं, उसमें आपको कहीं पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी नज़र आए? अब शायद आ जाएं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे। जनूबी पंजाब के जो वडेरे हैं उनके बारे में अक्सर ये अखबारात में और मीडिया में आती है, वो भी अपने इलाकों में जो स्कूल हैं उनके बच्चे खुद इंग्लैंड में और बाहर ममालिक में पढ़ते हैं, उनके स्कूलों में उनके जानवर बंधे हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें ये तो एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, फ्यूडलिज़म। हमें किसी की ज़ाती उससे तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं, ना ज़मीन का हमारा झगड़ा है, ना जायदाद का झगड़ा है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का किसी से झगड़ा है। झगड़ा है तो ये तो पाकिस्तान के लिए झगड़ा है ना, क्या पाकिस्तान का पैसा लूट लेते हैं, अपने बच्चों को आप बाहर से पढ़ाते हैं, जो पराए बच्चे हैं उनको आप स्कूल के वो नहीं दिलवा सकते हैं। अब पिछले दौर हुकूमत में कोई 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है, जो एक पूरे एक मुल्क की आबादी के तकरीबन बराबर है। वहाँ पे उन बच्चों को स्कूलों के अंदर वापस लेकर आना। अभी देखिए पंजाब के अंदर तमाम स्कूलों की सोलराइजेशन के ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, तमाम सरकारी स्कूलों को। मैंने अपने हलके में 15 स्कूलों को अपग्रेड करवाया, 25 मैंने नए स्कूल के लिए वो दे दिया है कि वो इंशाल्लाह नए स्कूल बन जाएंगे, जहाँ पे ऐसे भी अभी तक स्कूल है जहाँ पे वो नहीं है, न चार दीवारी है, न वहाँ पे कोई फैसिलिटी, न वहाँ पे कोई टीचर आते हैं। उसको जो बड़े लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्होंने अपने मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपकी हुकूमत ने सराइकी सूबा बनाने के लिए वादा किया था, उस पर कुछ अमल भी हुआ, लेकिन 2 सेक्रेटेरिएट बना दिए गए, एक बहावलपुर में बना दिया गया, एक मुल्तान में, जबकि तमाम इंटरनेशनल सहूलतें जो हैं वो मुल्तान में हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बड़े वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं और दफातर के लिए जगह भी मौजूद है। ये तनाज़ा क्यों पैदा किया गया है? तनाज़ा तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN का, और स्पेशली PMLN का ही किया धरा है। पीपल्स पार्टी की जब अपनी हुकूमत थी, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और वो मुल्तान के ही रिहायशी हैं, तब भी उन्होंने, और उनके पास अच्छी भली मेजॉरिटी, तब भी उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। PMLN के पास जब भी सेंटर में हुकूमत थी, 3 दफ़ा पंजाब की भी हुकूमत रही है, तब भी इन्होंने सराइकी सूबे का कार्ड खेला। हालांकि उसी ज़माने में तख्त लाहौर से लोग परेशान थे और उसी तख्त लाहौर की वजह से तमाम हमारे जो DG खान और मुल्तान और राजनपुर के लिया के जो फंड्स थे कॉलेजों के, स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज़ के, हॉस्पिटल्स के, उसको काट के ऑरेंज ट्रेन में डाल दिया गया। अब अल्लाह की पनाह 250 बिलियन की एक ऑरेंज ट्रेन जो कि 14 किलोमीटर की है और 1200 अरब की सालाना सब्सिडी, और ये हमारे जो है वो रिसोर्सेज काट के वहाँ डाल दिए गए, चाहे हमने उसमें सफ़र करना हो या ना सफ़र करना हो। इस तरह का इस्तेसाल किया गया है हमारे साउथ पंजाब का। अब जिस टाइम हमारी हुकूमत आई, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू की कि हमने चूँकि वादा किया था कि हम सराइकी सूबा या जो उसका नाम रखें हम आपको बना के देंगे कि हम या तख्त लाहौर से आपकी जान छुड़वा दें। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहले लोगों को उसके वो एक वो देने के लिए कि रिलीफ लोगों को मिले, एक सादा बंदा जो DG खान से तोंसा से जिसका ताल्लुक़ है, सीम उस्मान बुज़दार साहब, उनको जो है वो पंजाब तख्त लाहौर में जाके CM बना दिया। मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ लाहौर से या अपर पंजाब से ही क्यों CM आए, क्यों ना हमारे इलाकों से आए, या बलूचिस्तान से सेनेट का चेयरमैन क्यों ना बने। ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ बड़े सूबे से आएँ। तो मेरे ख्याल में एक ये सबसे बड़ी बात। फिर जब हम इसको लेकर आने लगे थे पार्लियामेंट में डिबेट के तौर पर, तो PMLN ने जाकर राना सनाउल्लाह साहब के ज़रूर एक और पता नहीं कौन थे, उनके साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन करवा दी कि बावलपुर का सूबा बनना चाहिए। यानी उन्होंने पहले से 2 दरारें उसमें डाल दी। अच्छा, अगर वो इतने ही लायक थे, जो खातिम आला साहब थे, अगर उनकी इतनी सराय की बेल्ट के ऊपर थी, तो वो मेरे साथ वाला हल्का है ना 192, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन हार दिया।
मोहम्मद खान लगारी के मुकाबले में। यानी इसका मतलब कि सराय की बेल्ट उनको पसंद नहीं करता। PMLN अपनी फुटेज जो है या अपना जो एक फुट स्टेप्स था वो ख़त्म कर चुका है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लड़ाई डलवाने के लिए, ये सबसे फसाद डलवाने के लिए हमेशा से PMLN यहाँ पे बैठी हुई है। लेकिन अभी जो आपने कहा ना कि जी भावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया, देखिए मैं डेरा गाजी खान से बैठी हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे उसमें कैपिटल बने, मेरे पास सेक्रेटरीज बैठें, ये तो हर हल्के की ख्वाहिश है। लेकिन चूँकि भावलपुर की भी एक स्टेट थी तो वो रीइंस्टेट करना चाह रहे थे, हमने उनके ग्रीवेंसेस को भी ख़त्म करना है। मुल्तान आप ठीक कह रहे हैं, वो भी पंजाब के बड़े 5 शहरों में जब से सराइकी सूबे की बात हुई तो सिंध में जो है कराची और हैदराबाद कुछ और शहरों को मिलाकर एक अलहदा सूबे की बात आवाज़ भी उठनी शुरू हो गई है। इस बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं पर्सनली देखें उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारा तो है वो तो साउथ पंजाब है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम सेक्रेटरीट दोनों जगहों पे बनाने में कामयाब हो गए हैं। और IGP है, एडिशनल IGP वहाँ पे बैठना शुरू हो गया। आप लोगों को अपने मसलों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ता और ये हमने वादा भी किया था। लेकिन जब असल में क़याम होगा तो 2/3 मेजॉरिटी जब होगी वो फिर इम्तहान पीपल्स पार्टी और PMLN का वो कि है वो हमारा साथ दें। उन्होंने सिर्फ सराय की कार्ड खेला था या वो वाकई सुबह बनाने में आपके हुकूमती वज़रा फवाद चौधरी और कुछ दूसरे लोग चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार पर बहुत तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये जो है एक नालायक आदमी है, इससे परफॉर्मेंस पंजाब गवर्नमेंट में PTI की अच्छी नहीं जा रही, इसकी क्या वजह है? अभी भी देखें तमाम सूबों में सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब की और KP की है जहाँ पे हमारी हुकूमत है। और जहाँ तक किसी की ये बात है कि कोई हमारी विद इन द पार्टी रैंक्स सीएम बुज़दार साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, एक तो तरीन साहब हमारी पार्टी जो है ना वो है बहुत डेमोक्रेटिक। हमारी कैबिनेट के अंदर भी ऐसी बातें होती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि हम हर वो मसला, हर वो इशू या हर वो ग्रज भी जाके हम प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं। और बाकी जो पार्टियां थी उसमें तो किचन कैबिनेट होती थी, लोगों की जुर्रत ही नहीं होती थी कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के आगे बोले या जरदारी के आगे बोले, वो तो भेड़ बकरे तरफ सर जी हजूरी करते थे। तो एक तो हमारी पार्टी में वो डिबेट होती है कि इसका आप कभी आम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, आई मीन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि हमारे इस तरह डेमोक्रेटिक कल्चर है। जहाँ तक सेकंड बात ये कि हमारी अपनी भी विद इन द पार्टी रैंक्स को ख्याल करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर किसी को हमारे उसमें मसला है, गवर्नमेंट के उस साथ अपने इश्यूज़ हैं, उनको चाहिए कि कैबिनेट के अंदर या पार्लिमानी उसके अंदर मसले को लेकर आएँ, डिबेट करें। फिर अगर एलाइस और कोलिशन का एलाइस का आपस में और हमारे साथ कोई इशू है तो हमें पार्लिमानी मीटिंग के अंदर उसको हल करना चाहिए। अगर कैबिनेट का आपस में मसला है तो कैबिनेट में हल करना चाहिए। मैं समझती हूँ पब्लिक फोरम वो फोरम नहीं है जहाँ हम अपने मसले को बयान कर सकें। लेकिन मैं सिर्फ काउंटर में ये जवाब दे सकती हूँ जहाँ तक CM साहब की बात है, क्योंकि मेरे साथ वाले हल्के तौंसा से उनका ताल्लुक़ है। एक तो ये कि देखें ज़ाहिर बात है वो मीडिया की उनकी वो नहीं है, पेरेंट्स उस तरीके से नहीं है, उनको शोबाजी का तो शौक़ है नहीं कि वो गम बूट पहन के तो सेल्फियाँ उतरवाएँ जिस तरह शहबाज शरीफ साहब करते थे। लेकिन फ्लड तो सबसे 2012 और 10 में उन्हीं के दौरे हुकूमत में आया था। लेकिन जो वो एक पेरिस बनाने चले थे लाहौर को, उसको वीनस में तब्दील कर दिया था। एक बारिश से बड़ा गर्क जैसे कराची का था, ये लाहौर का होता था। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें इन्होंने इस कदर खूबसूरत CM साहब ने मनसूबा बनाया है कि इस दफ़ा जो बारिश हैं वो फ़ौरन 1-1 घंटे के अंदर वो इलाका क्लियर हो जाता है। उन्होंने एक ऐसा वाटर टैंक अंडरग्राउंड बनाया कि तमाम शहर का जो पानी वो एक जगह जमा हो जाता है और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब जारी बात है, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि अगर आप लाहौर में इस तरह का मनसूबा बनाए, जब ये इंशाल्लाह फुल मुकम्मल हो जाए, कामयाब हो जाए, तो मुझे मोटीजी खान में भी मनसूबा चाहिए, फवाद चौधरी साहब को जेल में भी चाहिए होगा। सो इट्स अ पॉलिटिकल वो ये चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। नाजरीन, इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।